हेलो एवरीवन। हाँ जी, तो कैसे हो सब? आई गेस सब बहुत बढ़िया हैं। चलो आज हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं यहाँ पर। अब रियलाइजेशन अकाउंट। फाइनली लास्ट क्लास में इंट्रोडक्शन वाला वीडियो था हमारा, उसके अंदर स्लाइट आइडिया दे दिया था आपको, हल्का फुल्का बताया था क्या होता है रियलाइजेशन अकाउंट। आज इसको हम लोग डिटेल में करेंगे। सो बेसिकली रियलाइजेशन अकाउंट किस लिए बनाया जाता है? सो दैट हम अपने सारे एसेट्स बेच सकें, उनको रियलाइज करके कैश ले सकें और सारी लाइबिलिटीज को हम लोग पे ऑफ कर सकें। उनका जो भी हमारे पास आउटस्टैंडिंग अमाउंट है हमें वो पे करना होता है, तो हमें पे करना पड़ेगा। तो यहां पर अपने पेन रजिस्टर्स उठा लो, स्केल उठा लो, पेंसिल उठा लो, यहां पर हेडिंग डाल लो रियलाइजेशन अकाउंट। पुट द हेडिंग एज रियलाइजेशन अकाउंट। और ऐसे लेजर अकाउंट बना लो, एक होता तो लेजर अकाउंट ही है, बस ये थोड़ा सा बड़ा बनता है। जो रिवैल्यूएशन अकाउंट था वो छोटा अकाउंट था, ये थोड़ा सा बड़ा बनता है, इसके अंदर ज्यादा ट्रांजैक्शंस होती हैं। सो पर्टिकुलर्स अमाउंट ये हम लोग लिख लेंगे। पर्टिकुलर्स अमाउंट की जगह रुपीस भी लिख सकते हो, अमाउंट भी लिख सकते हो, जो आपका मन करे वो लिख सकते हो आप। चलिए जी, अब समझते हैं डेबिट साइड पे क्या आता है और क्रेडिट साइड पे क्या आता है। जर्नल एंट्रीज थोड़ी थोड़ी बताता रहूंगा साथ साथ। तो सबसे पहले हम लोग अपने सारे एसेट्स को और सारी लाइबिलिटीज को कहां ट्रांसफर कर देते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। अब जब आप अपने सारे एसेट्स को लेट गो कर रहे हो, जाने दे रहे हो, रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर रहे हो, तो आप क्या जर्नल एंट्री पास करोगे? सबसे पहली जर्नल एंट्री होगी फॉर, ये लिखते रहो साथ साथ भाई, जर्नल एंट्रीज भी करते रहो। फॉर ट्रांसफर, फॉर ट्रांसफर ऑफ assets to realization account। भाई जब एसेट्स को ट्रांसफर करा जाता है रियलाइजेशन अकाउंट में, तो आपकी फर्म से एसेट्स चले गए तो भैया एसेट्स को करना पड़ेगा क्रेडिट। तो टू एसेट्स अकाउंट लिखेंगे हम लोग यहां पर। और किसके पास चले गए एसेट्स? ये एसेट्स चले गए रियलाइजेशन अकाउंट के पास। तो रियलाइजेशन अकाउंट अपने आप को डेबिट कर लेगा, क्योंकि रियलाइजेशन के पास सारे के सारे एसेट्स आ गए यहां पर। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, ये हमने बैलेंस ट्रांसफर कर दिया। नीचे आप लोग यहां पर नरेशन लिख लेना, बीइंग एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब हमारे पास सेकेंड एंट्री क्या आएगी? अब हमारे पास आएगा फॉर ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट। फॉर ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट। चलिए जी, तो यहां पर जब हम लायबिलिटीज ट्रांसफर करेंगे, क्रेडिट बैलेंस हम दे रहे हैं रियलाइजेशन को, तो रियलाइजेशन अब क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। लायबिलिटीज का क्रेडिट नेचर होता है ना, आप लोगों को सबको पता है। तो अब यहां पर जब ये क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट नेचर की आइटम सारी हम रियलाइजेशन में डाल देंगे, तो रियलाइजेशन को भी अब क्रेडिट होना पड़ेगा और हमारे बिजनेस से लायबिलिटीज सारी खत्म हो जाएंगी। तो हम लायबिलिटीज को डेबिट करेंगे। सो विल राइट डाउन लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। दिस विल बी अ जर्नल एंट्री यहां पर। चलिए जी, बिल्कुल ठीक, जर्नल एंट्री आ गई। अब इन दोनों की सबसे पहले हम लोग पोस्टिंग कर लेते हैं, कहां पर? रियलाइजेशन अकाउंट में। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना है, जितने भी एसेट्स ट्रांसफर होते हैं और ये जितनी भी लाइबिलिटीज ट्रांसफर होती हैं, ये इंडिविजुअली ट्रांसफर होती हैं। ऐसा नहीं किया कि एसेट्स का टोटल ले लिया और सारा का सारा ट्रांसफर करके दिखा दिया, नहीं, एक एक एसेट को ट्रांसफर करके दिखाना है। अभी मैं आपको रियलाइजेशन अकाउंट में दिखाऊंगा। सेम वे लाइबिलिटीज भी हम लोगों को इंडिविजुअली ट्रांसफर करनी पड़ती है, कहां पर? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले हम लोग एसेट्स ट्रांसफर करते हैं। तो जब हम एसेट्स ट्रांसफर करेंगे तो जर्नल एंट्री से देखो, यहां पर हमारी जर्नल एंट्री है रियलाइजेशन टू एसेट्स अकाउंट। तो रियलाइजेशन में डेबिट साइड पर आएगा टू एसेट्स, और टू एसेट्स में हम लोग पर्टिकुलर एसेट्स के नाम लिखेंगे। टू मशीनरी अकाउंट, टू बिल्डिंग अकाउंट। एंड द गुड पार्ट इज, मैंने आप लोगों को एक खुशखबरी बताई थी लास्ट लेक्चर में कि गुडविल को भी जस्ट अनदर एसेट की तरह ट्रीट किया जाता है। टू गुडविल अकाउंट, टू स्टॉक अकाउंट, टू डेटर्स अकाउंट, टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट,
जितने भी हमारे पास एसेट्स आएंगे सारे के सारे यहाँ रियलाइज हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। इसकी कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है यहाँ पर। तो आपको हल्का फुल्का आइडिया लग गया होगा, मैंने कुछ कुछ नाम लिख दिए हैं। अब एक जगह ऐसी बना लेना अपने रजिस्टर में जहां पर मैं आपको नोट्स लिखवाने वाला हूं। तो नोट्स लिख लेते हैं। सबसे पहला नोट लिखते हैं हम लोग, यहाँ पर कुछ नोट्स लिखवाने हैं मेरे को। तो सबसे पहला नोट हम लोग लिखेंगे, ऑल एसेट्स एंड liabilities are transferred individually। भाई एक एक करके करते हैं हम सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज को ट्रांसफर। सेकंड नोट लिखो, जहां पे हमारे पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस होते हैं। सर क्या एग्जांपल दो, पीछे करके आए हो आप लोग। जनरल रिजर्व, पीएनएल के डेबिट क्रेडिट बैलेंसेस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। तो इनके लिए क्या ट्रीटमेंट करना होता है, क्योंकि ये भी लाइबिलिटीज और एसेट साइड पर गिवन होते हैं, तो इनका ट्रीटमेंट भी देखते हैं। उससे पहले आप गुडविल का भी पॉइंट लिख लो, क्योंकि जब बाद में रिविजन करोगे मे बी तब भूल जाओ। तो लिख लो, गुडविल appearing in the balance sheet, goodwill appearing in the balance sheet is just treated like any other asset, and it is not written off in पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां पर गुडविल को आप किसी भी और एसेट की तरह ट्रीट करो, और जैसे हम पहले ट्रीट करते हुए आ रहे थे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में राइट ऑफ करना होता था एग्जिस्टिंग गुडविल को, वो अब यहां पर हम लोगों को नहीं करना है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, थर्ड पॉइंट देखते हैं। यहां पर थर्ड पॉइंट है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेस and reserves are transferred to partners capital account and not to realization account। फिर इसके आगे आप एक और चीज लिखोगे, मैं बहुत छोटा छोटा लिख रहा हूं, मेरे को लग रहा है आप लोगों को दिख भी रहा है। चलो मैं थोड़ा सा बड़ा लिखने की कोशिश करता हूं यहाँ पे। However, if there is any asset against any reserve, we transfer it to realization account। चलो जी, अब जो ये 3 पॉइंट्स लिखवाए हैं, पहले इन 3 पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर अगली बार जब हम नोट्स लिखेंगे मैं थोड़ा स्पेस देकर के लिखूंगा। सो पहला पॉइंट कहता है, ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर ट्रांसफर्ड इंडिविजुअली। एक एक करके एसेट्स और लायबिलिटीज को ट्रांसफर करना है, एक साथ मत लिख देना टू सन्ड्री एसेट्स या टू एसेट्स या फिर बाय लायबिलिटीज, नहीं, हम एक एक करके करेंगे। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, गुडविल को स्टॉक, डेटर्स, प्लांट, मशीनरी इनकी तरह ट्रीट कीजिएगा। गुडविल को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं है। यहां पर गुडविल को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी लिखने की जरूरत नहीं है। उसका बैलेंस अपने अब रियलाइजेशन में जाएगा। रियलाइजेशन का जो भी प्रॉफिट लॉस आता है वो ऑटोमेटिकली पार्टनर्स कैपिटल में चला जाता है। तो गुडविल का इफेक्ट यहां से होता हुआ पार्टनर्स कैपिटल के रियलाइजेशन प्रॉफिट या लॉस में चला जाएगा। अब थर्ड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, सारे के सारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेस, रिजर्व्स जितने भी हैं सबको आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही लेकर के जाइए। बट अगर किसी रिजर्व के अगेंस्ट कोई एसेट है तो उसको नहीं लेकर के जाना पार्टनर्स कैपिटल में। सर एग्जांपल दो, ऐसे नहीं समझ आया। देखो मैं यहां पर एग्जांपल देता हूं, जनरल रिजर्व। क्या जनरल रिजर्व के अगेंस्ट कोई एसेट होता है? सर कोई एसेट नहीं होता। तो जनरल रिजर्व के अगेंस्ट जब कोई एसेट है ही नहीं तो इसको आप कहां लेकर के जाओगे, सीधा सीधा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पीएनएल का डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, क्या इनके अगेंस्ट कोई एसेट होता है? नहीं होता। इसको भी कहां लेकर के जाओगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अब बात करते हैं हम लोग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन
फंड या रिजर्व, जो भी कह सकते हो आप इसको, क्या इनके अगेंस्ट कोई एसेट होता है? बिल्कुल होता है भाई। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व किसके लिए बनाया जाता है? सो दैट हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जब भी ऊपर नीचे हो तो हम इसको पीएनएल से ना राइट ऑफ करके इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से राइट ऑफ कर लें यहां पर। तो जो इसके अगेंस्ट एसेट है, जिस भी रिजर्व के अगेंस्ट एसेट है, इन दोनों को ही कहां ट्रांसफर किया जाएगा? इन दोनों को ही रियलाइजेशन अकाउंट में ले लिया जाएगा। प्लीज इस चीज का ध्यान रखना। एंड में आते आते बच्चे पूछते हैं सर वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व को तो आपने पार्टनर्स कैपिटल में लिया है बट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को नहीं लिया है। तो बेटा इस चीज का यही रीजन है यहां पर कि जिसके अगेंस्ट कोई भी एसेट है उसे आपको रियलाइजेशन में डालना है। एक और एग्जाम्पल ले लेता हूं यहां पर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इसके अगेंस्ट भी हमारे पास डेटर्स होते हैं। तो डेटर्स को आप लोग लिखोगे एसेट्स में और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को आप लोग लिखोगे लायबिलिटीज ट्रांसफर्ड में, जो भी हमने 2 जर्नल एंट्रीज करी हैं। प्लीज इस चीज का ध्यान रखना। अभी के लिए 3 नोट्स हैं और ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी है। अब आगे बढ़ते हैं, और भी नोट्स आएंगे तो नोट्स के नीचे प्लीज जगह छोड़ देना थोड़ी सी। लेट्स सी, अब हम लोगों ने यहाँ पर एसेट्स तो डाल दिए, लायबिलिटीज भी डाल देता हूं। बाय, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास क्रेडिटर्स अकाउंट बाय आउटसाइडर्स लोन अकाउंट, जो भी बाहर वाले हैं। पार्टनर्स लोन नहीं आएगा यहाँ पर, आउटसाइडर्स लोन आएंगे, जो भी आउटसाइडर वाले लोग हैं। तो बाय आउटसाइडर्स लोन अकाउंट बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट और बाय, क्योंकि मैंने यहां पर इन्वेस्टमेंट लिया है और अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हुआ तो मेरे को यहीं पर उसे ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट, तो यहां पर ये पोस्टिंग होगी। और हाँ, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, पहले भी बता चुका हूं, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड किसको बिलोंग करता है? वो एम्प्लॉइज को बिलोंग करता है। वो कंपनी की लायबिलिटी होती है, वो कंपनी का रिजर्व नहीं होता, वो पार्टनर्स को बिलोंग नहीं करता, वो एम्प्लॉइज को देना होता है। तो यहां पर जो लायबिलिटी है बाय एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड अकाउंट, इस लायबिलिटी को भी हमें यहां पर लिखना पड़ेगा। आई होप हमने जो एसेट्स ट्रांसफर करे और हमने जो लायबिलिटीज ट्रांसफर करी यहां तक आपको क्लियर है। अभी आप पूछोगे सर ट्रांसफर कर क्यों रहे हैं, क्या पर्पस है, वो सारा बेटा समझाऊंगा लॉजिकली, कंसेप्चुअली, और आपको इसका डेरिवेशन भी दिखाऊंगा यहां पर ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, आपको अच्छे से समझ आएगा। बस एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एंड तक देखना। यदि आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया आपको रियलाइजेशन का पूरा कॉन्सेप्ट थॉरली समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप अपने आप जब प्रैक्टिस करोगे आपको कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन कुछ नहीं आएगी। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी कराऊंगा इस वीडियो में, लंबी वीडियो होने वाली है, सो मेक श्योर आप कनेक्टेड रहो। यहां पर जो भी पानी पीना है, ब्रेक लेना, ले लो फटाफट से, एंड इसके बाद हम लोग यहां पर कंटिन्यू करते हैं। तो आओ आगे देखते हैं हम आगे क्या करना है। तो आगे बढ़ने से पहले एक नोट भी लिख लो, यहां पर नोट नंबर 4 है ये हमारा। तो नोट नंबर 4 में हमें क्या लिखना है? बैलेंसेस ऑफ कैश एंड बैंक आर not transferred to realization account। देखो बेटा यहां पर हम लोग जो रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हैं वो किस लिए बना रहे हैं? सो दैट जितने भी हमारे एसेट्स हैं उनसे हमें कैश मिल जाए और जितनी भी हमारी लायबिलिटीज हैं उन्हें हम लोग कैश दे दें, और बचा कुचा जो कैश होगा वो पार्टनर्स आपस में देख लेंगे। बेसिकली पर्पस तो यही है यहां पर। तो जब ऑलरेडी हमारे पास कुछ कैश का बैलेंस पड़ा है, कुछ बैंक का बैलेंस पड़ा है, तो उसको रियलाइजेशन में डालने की क्या जरूरत है? जब अल्टीमेटली हमें रियलाइजेशन अकाउंट निचोड़ करके कैश या बैंक बैलेंस बाहर निकालना है, तो ऑलरेडी जब कैश या बैंक बैलेंस पड़ा है उसको क्यों अंदर डालें? अब आपने अगर बनाना शेक बना के रखा हुआ है साइड में और आप और बनाना शेक बना रहे हो, तो बने हुए बनाना शेक को थोड़ी ना इसमें डालोगे, तो वो तो अलग है ही आउटपुट, वही आपको चाहिए था। तो यहां पर हम लोग इस बैलेंसेस को नहीं डालेंगे, प्लीज ध्यान रखना ये। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो अब हम लोगों को एसेट्स और लायबिलिटीज को रियलाइज करना है। तो मैंने आपको बताया था हमारे जितने भी एसेट्स हैं इस साइड पर रियलाइज होंगे और जितनी भी लायबिलिटीज हैं हमारे पास
इस साइड पर रियलाइज होंगी। सर ऐसा क्यों होता है सब समझाऊंगा, बस पहले अकाउंट बना लो, नोट्स लिख लो, फिर हम लोग इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो यहां पर मैं लिखूंगा बाय बैंक, और जो भी मेरे एसेट्स बिक रहे हैं यहां पर उनके नाम लिखने पड़ेंगे। तो यहां पर जो हमारे एसेट्स बिकेंगे, सपोज मशीनरी बिक रही है, सपोज हमारे पास बिल्डिंग बिक रही है, प्लांट बिक रहा है, कोई अनरिकॉर्डेड एसेट बिक रहा है जो कि ऊपर नहीं लिखा गया था। देखो मैंने ऊपर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट नहीं लिखा था। सपोज बिजनेस के अंदर कोई मोटर बाइक थी या कोई व्हीकल था, कोई कार थी जो कि हमने रिकॉर्ड नहीं किया था, या मे बी कोई फर्नीचर था जो कि रिकॉर्ड नहीं किया गया था, बट अब हमारे पास था तो बिकेगा, तो रियलाइजेशन में वो क्रेडिट साइड आएगा ही आएगा। मेक श्योर यू राइट दैट, ठीक है। अब हम लोग अपना लायबिलिटी साइड, मतलब जो भी एसेट्स बिकेंगे हमारे सारे यहीं पर आ जाएंगे। अब हम अपनी लायबिलिटीज को रियलाइज करेंगे तो टू बैंक लिखेंगे हम लोग यहाँ पर। टू बैंक अकाउंट क्यों लिखेंगे? क्योंकि जब हम लायबिलिटीज पे ऑफ करते हैं तो हमारी जेब से पैसा जाता है। अब जेब से पैसा कैसे जाएगा? या तो कैश की फॉर्म में या बैंक की फॉर्म में। जनरली बैंक अकाउंट फॉलो किया जाता है। और मैंने देखो क्रेडिट साइड पर भी जब एसेट्स रियलाइज करें तो मैंने बैंक अकाउंट में ही सारी अमाउंट्स को ट्रांसफर किया है। तो टू बैंक अकाउंट में विल राइट डाउन क्रेडिटर्स, जिनको भी पैसा दे रहे हैं, या फिर हम आउटसाइडर्स लोन। आउटसाइडर्स लोन में कौन कौन से लोन हो सकते हैं? बैंक लोन हो सकता है, बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है, या कोई भी लोन किसी से भी लिया गया हो, किसी पार्टनर की वाइफ से लिया हुआ लोन। सपोज ए बी सी 3 पार्टनर थे और लोन लिया गया मिसेस बी से। मिसेस बी पार्टनर नहीं है फर्म की, बट बी की वाइफ है, तो चाहे वो बी की वाइफ हो चाहे कुछ भी हो, हम उनको आउटसाइडर की तरह ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे आउटसाइडर्स लोन में ये सारी चीजें आती हैं। तो इधर हम लोग आउटसाइडर्स लोन भी पे ऑफ करेंगे। जो भी लाइबिलिटी जितने में भी आ रही है हमें सारी की सारी पे ऑफ करनी है। यहाँ पर जो भी इधर लिखी गई हैं वो सारी यहाँ पर रियलाइज होकर के रहेंगी। और क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिखा हुआ है, तो लो जी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड द लिस्ट गोज ऑन। ये आगे तक चलता रहेगा, चलता रहेगा ये आगे तक, इसमें कोई वो नहीं है, कमी नहीं है। तो आगे और देखते हैं। अब क्या होता है? रीवैल्यूएशन अकाउंट को याद करो। सर वहां पर आपने एक कॉन्सेप्ट समझाया था रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस का। तो क्या यहाँ पर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होते हैं? बिल्कुल होते हैं बेटा, बिल्कुल होते हैं। उस पर बढ़ने से पहले बात करते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कुछ डिस्कशन किया था। हम लोगों ने बात करी थी कि यदि कोई पार्टनर एसेट लेकर के चला जाए, अगर पार्टनर को ऑफिस टेबल बहुत पसंद आ गई, या जिस चेयर में वो ऑफिस पे बैठता था उसे वो चेयर बड़ी अच्छी लगी जिसपे वो गोल गोल घूमता था, या मेरी चेयर भी गोल गोल घूमती है, तो जिस चेयर पे बैठता है पार्टनर उसको वो चेयर पसंद है, अगर वो ले जाना चाहता है तो पार्टनर वो चेयर ले जा सकता है। अब यहां पर एक बात बताओ, यदि पार्टनर चेयर लेकर के जाएगा तो क्या उसके अकाउंट को डेबिट करना चाहिए या उसके अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए? देखो पार्टनर को जब कुछ मिलता है जो वो डिजर्व करता है, उसे वो मिल रहा है, तो उसके अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। बट ऐसे ही अगर पार्टनर कोई भी हमारे ऑफिस से चीज उठा करके ले जाएगा तो उसे क्रेडिट नहीं किया जाएगा। हम कहेंगे हाँ भाई किस लिए ले जा रहे हो, तुम्हारा हक क्या है इस चेयर पे? वो कहता है मेरा कैपिटल अकाउंट है इस फर्म में, मैंने 1 लाख रुपए इस फर्म से लेने हैं, एक काम करो मेरे को ये 10,000 रुपए का फर्नीचर दे दो, आप मेरे को 90,000 पे कर देना कैश में, और ये मेरे को 10,000 का फर्नीचर ले जाने दो। तो हमने कहा अब ठीक है। यहां पे पार्टनर की कैपिटल को बेसिकली डेबिट किया जा रहा है। मैं पहले भी एक आधे चैप्टर में आपको वीडियो में ये एक्सप्लेन कर चुका हूं, देखो मैं यहां पर अलग से भी समझा देता हूं। अगर पार्टनर को सैलरी, कमीशन, आईओसी, आईओडी मिलता तो हम लोग क्या करते थे? हम लोग लिखते थे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। यहां पर पार्टनर को कमीशन दी जा रही है। अब कमीशन दी जा रही है तो वो डिजर्व करता था ना, इसीलिए दी जा रही है। कैश में नहीं दे पा रहे थे तो हमने कहा भैया कैपिटल बढ़ा लो, अपनी कैपिटल में क्रेडिट कर लो कमीशन को। अब बात करते हैं, पार्टनर कहता है मेरे को फर्नीचर लेकर के जाना है। हमने कहा आप डिजर्व नहीं करते हो फर्नीचर ले जाना, किस लिए ले जाना है? कह रहा मेरी कैपिटल में पैसे पड़े हैं लाख रुपए, मैंने बिजनेस से जो लाख रुपए लेने हैं मेरे को उसमें से 10,000 की चेयर ले जाने दो। तो हमने कहा ले जाओ भाई। अब आपके पास लाख रुपए पड़े हैं तो अब आपका बैलेंस कितना रह जाएगा फर्म में? कहता है 90,000 रह जाएगा अब जो मैंने लेना है। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, यहां पर प्लीज समझना, वील राइट डाउन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। हम उसके अकाउंट को डेबिट करेंगे 10,000 रुपए से, क्योंकि हमें उसके अकाउंट से अब ये 10,000 रुपए निकालने हैं। 1 लाख जो बैलेंस शो हो रहा है उसे हमें 90,000 करके दिखाना है। तो इधर वील राइट डाउन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट क्यों लिखा? क्योंकि अब सारे के सारे एसेट्स तो जा चुके थे पहले ही। कहां जा चुके थे? रियलाइजेशन में जा चुके थे। हमने जर्नल एंट्री पास करी थी ना, सबसे पहली हमने सारे एसेट्स को उठा के रियलाइजेशन में डाल दिया था। अब पार्टनर, ये देखो, ये रियलाइजेशन है, हमने सारे एसेट्स को उठा करके इस रियलाइजेशन अकाउंट में डाल दिया था। अब पार्टनर अगर चेयर लेकर के जा रहा है, फर्नीचर लेकर के जा रहा है, तो वो रियलाइजेशन अकाउंट से लेकर के जा रहा है, एसेट्स में से नहीं लेकर जा रहा, क्योंकि एसेट्स हमारे सारे के सारे खत्म हो जाते हैं एज सून एज वी ट्रांसफर देम टू रियलाइजेशन अकाउंट यहां पर। तो ये पार्टनर लेकर के जाएगा यहां से, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इट विल बी डेबिटेड। तो यहां पर पार्टनर कोई भी एसेट या कोई भी लायबिलिटी लेकर के जा सकता है। सर पार्टनर लायबिलिटी क्यों लेकर के जाएगा? एसेट को तो समझ आ गया, उसे चेयर पसंद आ गई, वो चेयर लेकर के चला गया, बट यहां पर वो लायबिलिटी क्यों लेकर के जाएगा? सपोज पार्टनर कहता है, एक पार्टनर है ए कहता है मेरी वाइफ ने फर्म को लोन दे रखा है। मिसेस ए ने, जो हमारा पार्टनर था, पार्टनर वाज मिस्टर ए, ये था पार्टनर, और मिसेस ए थी यहां पर पार्टनर्स वाइफ। यहां पर पार्टनर ने फर्म को लोन, पार्टनर की वाइफ ने जो है फर्म को लोन दे रखा है, ये हमारी फर्म है, फर्म को लोन मिला हुआ है। अब पार्टनर कहता है मैं इस लोन को पे ऑफ कर दूंगा, अपनी वाइफ की सेटलमेंट मैं खुद कर दूंगा। तो हम ऐसे थोड़ी ना जाने देंगे पार्टनर को, हम ये थोड़ी ना कहेंगे भाई तू फ्री में सेटलमेंट कर देगा। हम खुश हो जाए यहाँ पर कि ए ने बोला वो अपनी वाइफ का लोन सेटल कर देगा, चलो जी जय माता दी, हमारा तो यहाँ पे काम हो गया, हमारे को तो बहुत फायदा मिल गया, लोन ए अपने आप पे ऑफ कर देगा। ऐसा नहीं कह रहा ए ये नहीं कह रहा कि मैं पे ऑफ कर दूंगा, वो कह रहा है मैं सेटल कर दूंगा, पैसा फर्म ही देगी। बट एक काम करो, आप ए को डायरेक्टली देने की जगह, मिसेस ए को डायरेक्टली देने की जगह, मेरी वाइफ को डायरेक्टली देने की जगह आप ये पैसा मुझे दे दो, मैं आगे इसको पे ऑफ कर दूंगा। तो यहां पर अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? पार्टनर के अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। क्यों क्रेडिट करना पड़ेगा? क्योंकि पार्टनर एक लायबिलिटी लेकर के जा रहा है। पार्टनर कह रहा है ये लायबिलिटी मेरे नाम कर दो। हमने कहा चल भाई तेरे नाम कर दी हमने ये लायबिलिटी, अब तेरे को 1 लाख रुपए हम लोगों ने देने थे और तू अपनी वाइफ का लोन भी पे ऑफ कर रहा है 20,000 का, तो एक काम कर हमसे 20,000 ले और। तो यहां पर पार्टनर को जब 20,000 रुपए मिलेंगे तो पार्टनर का जो है कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा, और यहां पर रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। दोबारा से समझना, दोबारा से समझाना चाह रहा हूं एक बार। पार्टनर कहता है कि मैं क्रेडिटर्स को पे ऑफ कर दूंगा, जो क्रेडिटर है मेरे यार दोस्त हैं, मैं उनसे डील कर लूंगा, मैं उनसे सेटलमेंट कर लूंगा। हमने कहा बहुत बढ़िया, हमारा काम आसान हो गया। पार्टनर कहता है मैं सेटलमेंट कर रहा हूं, पैसे आप ही लोग दोगे, तो आप लोग मुझे पैसे दे दो। तो जब पार्टनर कह रहे हैं कि फर्म से मेरे को पैसा मिल जाए, तो हमने पार्टनर को क्रेडिट कर दिया। फिर पार्टनर हमारी एक लायबिलिटी लेकर के चला गया फर्म की। लायबिलिटी कहां ट्रांसफर्ड थी? सारी रियलाइजेशन में। तो वो रियलाइजेशन से एक लायबिलिटी लेकर के चला गया। जब हमारे फर्म की लायबिलिटीज कम होती हैं तो हम उसे डेबिट करते हैं। तो यहां पर हमारी लायबिलिटीज रियलाइजेशन में पड़ी थी, इसलिए हमने सारी लायबिलिटीज को यहां पर डेबिट कर दिया। जो जो पार्टनर लेकर के गया और मान गया कि वो पे ऑफ कर देगा, तो इसकी एंट्री हम लोग यहां पर करते हैं। जर्नल एंट्रीज में भी करवाऊंगा और इधर भी हम लोग लिखेंगे। चलो, कुछ तो हमारे पास जो रियलाइजेशन हुई बैंक अकाउंट में हुई। अब यहां पर बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख रहा हूं मैं। अगर पार्टनर कोई एसेट लेकर के जाता है, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग एसेट टेकन ओवर, बीइंग एसेट टेकन ओवर। अगर पार्टनर कोई लायबिलिटी लेकर के जाता है तो इधर आ जाएगा और हम लोग इधर लिख देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इधर आप लोग ब्रैकेट में लिखोगे बीइंग लायबिलिटीज टेकन ओवर। अगर पार्टनर कोई लायबिलिटी लेकर के जाता है यहां से। अब बात करते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस या डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस की। तो यहां पर भी वही 4 केस बनते हैं, बॉर्न बाय फर्म पेड बाय फर्म, बॉर्न बाय पार्टनर पेड बाय पार्टनर, बॉर्न बाय फर्म पेड बाय पार्टनर एंड बॉर्न बाय पार्टनर पेड बाय फर्म। वो चारों केसेस आपको करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में।
जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं उसके ऊपर बहुत डिटेल में बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पर 2-3 क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको डेफिनेटली करवाने वाला हूँ। बट इस वीडियो के अंदर बस इतना समझो कि अगर फर्म पे करती है, बेयर करती है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, तो फर्म को कैश देना पड़ता है। यहाँ पर जब फर्म यहाँ पर कैश देगी तो फर्म को लिखना पड़ेगा रियलाइजेशन टू कैश या बैंक अकाउंट, टू कैश या बैंक अकाउंट। यहां पर आप ब्रैकेट में लिख दीजिए रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अब और क्या होता है, कई बार फर्म कहती है पार्टनर को, भाई एक काम करो, हम तुम्हें पैसे देंगे, हम तुम्हें पैसे देंगे एज अ सैलरी, एज अ रेम्युनरेशन। हम चाह रहे हैं कि तुम फर्म का डिसोल्यूशन का प्रोसेस पूरा करवाओ। भाई हम रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अलग से तो देंगे ही देंगे जो भी आएंगे, बट किसी की तो जिम्मेदारी होगी ना इसको करवाना। वो जिम्मेदारी कोई ले नहीं रहा फ्री में, तो एक काम करते हैं, फर्म कहती है हम 10,000 रुपये ऑफर करने को रेडी हैं जो भी ये काम करेगा। तो एक पार्टनर हाथ खड़ा कर देता है, कहता है मैं करूंगा ये काम, मेरे को आप 10,000 दे दीजिएगा। तो जब फर्म पार्टनर को 10,000 देगी तो फर्म यहां पे फिर पार्टनर को क्रेडिट करेगी और लिखा जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में आप लिख सकते हो यहां पर रेम्युनरेशन पेड, रेम्युनरेशन पेड। तो हमारे पास ये था हमारा रियलाइजेशन अकाउंट यहां पर। अब रियलाइजेशन अकाउंट तो ये था, सर कुछ तो बैलेंसिंग फिगर भी आएगा ना, कभी क्रेडिट साइड ज्यादा आएगी, कभी डेबिट साइड ज्यादा आएगी। तो बेटा अगर क्रेडिट साइड आपकी ज्यादा आती है, क्रेडिट साइड इज इनकम वाली साइड, अगर ये ज्यादा आती है तो आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा डेबिट साइड पे। बैलेंसिंग फिगर को कौन से पेन से लिखूं, चलो ब्राउन से लिख देते हैं। तो यहां पर हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आएगा टू रियलाइजेशन प्रॉफिट अकाउंट, और ये चला जाएगा पार्टनर्स की कैपिटल में। सपोज 2 पार्टनर्स थे तो एक्स कैपिटल अकाउंट, या फिर यहां पर हमारे पास आ जाएगा वाइज कैपिटल अकाउंट। ठीक, तो इधर हम लोग अमाउंट्स लिख देंगे, चलिए जी। और इधर हमारे पास आ जाएगा बाय रियलाइजेशन लॉस अकाउंट, बाय रियलाइजेशन लॉस अकाउंट, और इधर हम लोग लिख देंगे एक्स कैपिटल अकाउंट या फिर वाइज कैपिटल अकाउंट, ये हमें लिखना पड़ेगा। तो ये हमारा बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। अब एक बार नोट्स पे वापस आ जाओ और जर्नल एंट्रीज को भी पूरा कर लेते हैं। तो अपने नोट्स कंप्लीट करते हैं और अपनी जर्नल एंट्रीज पूरी करते हैं। नोट नंबर 5 लिख लो यहाँ पर। ये सारे नोट्स एक साथ होंगे ना आपके पास, तो आपको बहुत फायदा मिलेगा, बहुत सारा फायदा। 5th नोट नंबर है यहाँ पर, इफ एनी एसेट, या फिर इफ एनी लायबिलिटी रख लो, इफ एनी लायबिलिटी is set off or paid off by giving an asset, then no entry is being passed, then no entry is being passed। यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं। सर क्या लिखवा है, नहीं पल्ले पड़ा। मैं कह रहा हूं अगर किसी लायबिलिटी को किसी एसेट के अगेंस्ट सेट ऑफ किया जाए तो यहाँ पर कोई एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि एग्जांपल, क्रेडिटर्स कहते हैं हमें आप पैसे मत दो, कोई बात नहीं, हमारा काम चल जाएगा, आप एक काम करो, ये जो आपका कंप्यूटर पड़ा है ना, हमें ये कंप्यूटर पे कर दो। तो जब भी हम इन क्रेडिटर्स को ये कंप्यूटर देंगे तो रियलाइजेशन में कोई एंट्री नहीं होगी। कहां पर कोई एंट्री नहीं होगी, ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट था। तो यहां पर तो आप लोग सब कुछ लिखोगे, एसेट्स भी लिखोगे, सारे क्रेडिटर्स भी लिखोगे, इधर कंप्यूटर्स भी आ जाएगा, सब कुछ आएगा। बट नीचे जहां पे हम इन्हें रियलाइज करा रहे हैं, तो यहां पर हमारे पास और यहां पर हमारे पास, यहां पर भी हम कोई एंट्री नहीं करेंगे इसकी, और इधर भी हम लोग कोई एंट्री नहीं करेंगे इसकी। सर रीजन क्या है, रीजन समझाऊंगा बेटा, न्यूमेरिकल लेना पड़ेगा मेरे को रीजन समझाने के लिए। चिंता मत करो, एकदम क्रिस्टल क्लियर करूंगा सारे कॉन्सेप्ट्स, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो। यहाँ पर ये चैप्टर में ना चीजें बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड है। जो रियलाइजेशन है वो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से भी कनेक्टेड है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस समझाने लग जाऊं पहले तो वहां पर ऐसा लगेगा सर अभी रियलाइजेशन अकाउंट ही नहीं बताया। तो सारा कुछ बताया जाएगा आपको इस वीडियो में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बस इस नोट का ध्यान रखना, जब भी कोई एसेट और लायबिलिटी आपस में सेट ऑफ होते हैं तो उनकी कोई भी एंट्री नहीं की जाती है। अब मैं इसको यहां पर ये जो लाइंस बनाई है इरेज कर देता हूं। चलो अब हम लोग आगे देखते हैं, अपनी जर्नल एंट्रीज लिख लेते हैं यहां पर। तो जर्नल एंट्रीज ये रही हमारे पास,
ये लिख लो भाई, अच्छे से लिख लो, यहाँ पर काम आएंगी। अच्छी वीडियो है ये, आपको सब कुछ सिस्टमैटिक वे में समझाया जा रहा है। अभी हमने एसेट्स और लायबिलिटीज को रियलाइज कर लिया। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इनकी पोस्टिंग्स करेंगे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की और इनके बेचने की। तो यहाँ पर लिखते हैं फॉर रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स। जब हम एसेट्स को मार्केट में बेचेंगे जाकर के तो कितनी वैल्यू मिलेगी, उसको कहाँ पे डाला जाएगा, तो उसकी एंट्री होगी बेटा बैंक अकाउंट डेबिट। हमारे पास आएगा क्या, रोकड़ा या माल, ये हमारे पास, या कैश जो भी आएगा पैसा, और किसकी वजह से आएगा, एसेट बेचने की वजह से। अब आप यहाँ पर एक कनेक्शन देखना, आपको एक कनेक्शन दिखाता हूँ। हमारे जो एसेट्स थे ये वाले, एक सेकेंड, ये रब करते हैं थोड़ा। हमारे जो एसेट्स थे हमने ट्रांसफर कर दिए कहां पर, रियलाइजेशन अकाउंट में। अब रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो गया क्योंकि इसके अंदर पड़े हैं एसेट्स। अब जब ये रियलाइजेशन अकाउंट से एसेट्स बिकेंगे तो हमें यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट, क्योंकि हमारे एसेट्स अब बाहर जा रहे हैं। तो आप लोगों को जर्नल एंट्री का रूल याद होगा, क्रेडिट द डिक्रीज इन एसेट्स। तो हमारे एसेट्स जैसे ही डिक्रीज हुए हमने उसको रियलाइजेशन से एंट्री पोस्ट कर दी। है कुछ भी नहीं, एसेट्स को उठा के डाला रियलाइजेशन में तो रियलाइजेशन का बैलेंस बढ़ गया था। रियलाइजेशन से जब ये एसेट्स बिक गए तो रियलाइजेशन का बैलेंस घट गया। तो यहाँ पर हमने रियलाइजेशन का बैलेंस घटते हुए दिखा दिया। दैट्स ऑल, यही था इसके अंदर। अब यहां पर हम लोग एंट्री करेंगे फॉर रियलाइजेशन ऑफ लायबिलिटीज। आप सबको पता है क्या एंट्री होने वाली है, यहां पर इसकी ऑपोजिट एंट्री होगी, तो लिख लो फॉर रियलाइजेशन ऑफ लायबिलिटीज। तो अगर हम लोग लायबिलिटीज को यहां पर रियलाइज कराएंगे, द एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि अब हमारी लायबिलिटीज घट रही हैं और लायबिलिटीज कहां पड़ी थी, रियलाइजेशन अकाउंट में पड़ी थी, क्योंकि अब वो कम हो रही हैं। तो डेबिट द डिक्रीज इन लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज की जगह हमने रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट किया और क्रेडिट साइड पे हमारे पास से कैश या बैंक चला जाएगा। तो हमें यहां पर लिखना पड़ेगा टू बैंक अकाउंट, जो पैसा हमारे खाते से हमारे अकाउंट से जा रहा है। सो क्रेडिट वर्ड गोज आउट, तो हमें यहां पर क्रेडिट साइड पे लिखना पड़ेगा। अब हम लोग अपनी फिफ्थ एंट्री कर लेते हैं। फिफ्थ केस में क्या आएगा, फॉर एसेट्स टेकन ओवर बाय अ पार्टनर। अगर कोई पार्टनर यहां पर एसेट लेकर के चला जाता है, तो पार्टनर जब एसेट लेकर के जाएगा यहां पर, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। हम उसको कहेंगे भैया आप एसेट लेकर के जा रहे हो तो अब आपको कम पैसा मिलेगा, आपकी कैपिटल को यहाँ पर डेबिट किया जा रहा है। ये एसेट आपने कमाया नहीं था, बिजनेस में पड़ा था, अगर हम बाहर बेचते तो इसके बदले पैसा मिलता, अब आपको दे रहे हैं तो आप भी इसके बदले पैसा दो। कह रहा पैसा नहीं है देने को, बट मेरी कैपिटल से काट लेना। हमने कहा ठीक है जी। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और एसेट्स हमारे कहां पड़े थे, एसेट्स हमारे रियलाइजेशन अकाउंट में पड़े थे। तो क्रेडिट साइड पे हम लोगों को लिखना पड़ेगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब नेक्स्ट एंट्री जो होगी इसकी उल्टी, फॉर लायबिलिटीज टेकन ओवर बाय पार्टनर। फॉर लायबिलिटीज टेकन ओवर बाय पार्टनर। चलो जी, अब जब पार्टनर कोई लायबिलिटी लेकर के जाएगा तो उसको लेके क्यों जानी चाहिए थी लायबिलिटी, पे ऑफ करना है फर्म को, पार्टनर थोड़ी ना पे ऑफ करेगा। सिंस अब पार्टनर पे ऑफ कर रहा है तो फर्म पार्टनर को कहेगी कि भैया तुम हमारी तरफ से यहां पर पैसा ले लो। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हम पार्टनर को पैसा दे देंगे। और लायबिलिटीज कहां पड़ी थी हमारी, लायबिलिटीज हमारी पड़ी हुई थी रियलाइजेशन अकाउंट में। तो रियलाइजेशन अकाउंट हम लोगों को यहां पर डेबिट करना पड़ेगा। प्लीज अपनी कंसंट्रेशन ब्रेक मत करना, जो समझा रहा हूं ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर यहाँ पे बीच में कोई भी आवाज लगा रहा है, फोन बज रहा है, मैसेजेस पढ़ रहे हो, गेम खेल रहे हो, प्लीज बंद कर दो, या तो अभी मत देखना ये वीडियो, या जब देखो तो पूरी कंटिन्यूएशन में देखना अलोंग विद द क्वेश्चंस। इसके क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में भी कैरी फॉरवर्ड करूंगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी बन जाएगी। तो यहां तक आई होप आपको समझ में आया। अब हम लोग अपनी नेक्स्ट एंट्री करते हैं, सेवेंथ एंट्री, फॉर any liability settled by giving an asset, by giving or paying an asset। हमने लाइबिलिटी को सेट ऑफ कैसे करा, एसेट देख करके। तो इस केस में बेटा मैंने आपको बताया था यहां पर क्या होता है हमारे पास,
नो एंट्री, यहाँ पर हमारे पास नो एंट्री हो जाएगी। फिर हमारे पास रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की एंट्री है, उसको मैं अलग से एक टॉपिक बनवा करके कराऊंगा। तो यहाँ पर जर्नल एंट्रीज के बाद आप लोग एक पेज छोड़ देना, क्योंकि वहां पर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की जर्नल एंट्रीज मैं आप लोगों को लिखवाऊंगा, बट वो अगली वीडियो में, वो अभी नहीं। अभी फोकस है रियलाइजेशन अकाउंट समझाने पर, तो अभी हम बेसिक वाले केसेस लेकर के चलेंगे। अब मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा क्वेश्चंस। अब हम लोग अपने क्वेश्चन शुरू करते हैं, एक आधा क्वेश्चन देखते हैं ताकि न्यूमेरिकल एस्पेक्ट से हम लोगों को नॉलेज आए और हम लोगों को समझ में आए कि रियलाइजेशन अकाउंट है क्या। नहीं तो आप लोगों को मैं बता रहा हूं रटना पड़ेगा, प्लीज इसको कॉन्सेप्चुअली समझते हुए चलना है यहाँ से। सो करते हैं हम लोग अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो ये देखो यहाँ पर ये रहा आपका एक क्वेश्चन ये जो है हमारे पास इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये आया हुआ है, कहाँ आया हुआ है? दिल्ली 2014 में आया हुआ है। तो अगर आप देखोगे तो ये पुराना क्वेश्चन है, बट ठीक है हम लोगों को करना है जो भी इंपॉर्टेंट है। सो स्टार्ट यहाँ से करते हैं, फिर हमारे पास आगे डिटेलिंग होती रहेगी, क्वेश्चंस और बड़े होते रहेंगे और कॉम्प्लिकेटेड होते रहेंगे। सो लेट्स सी दिस। तो इसके अंदर बैलेंस शीट दे रखी है हमें और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है दो पार्टनर्स की। पार्टनर्स का नाम क्या है? शांति और सत्य, जो कि आज की दुनिया में दोनों ही गायब है। ना तो दुनिया में शांति है ना सत्य है, ना तो कोई सच बोलता है ना शांत रहता है। चलो, ऑन 31 मार्च 2013 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। नीचे इनकी बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट में कुछ एसेट्स गिवन है, कुछ लायबिलिटीज गिवन है। और अगर आप देखोगे यहाँ पर तो सर एक और चीज गिवन है जिसके बारे में आपने जिक्र नहीं किया यहाँ पर, जिसके बारे में आपने कुछ नहीं बताया। ये सत्यास करंट अकाउंट और शांतिस करंट अकाउंट, ये रियलाइजेशन में नहीं जाते। यदि ये रियलाइजेशन में जाते होते तो मैं आपको डेफिनेटली बताता। अभी आगे हमारे पास फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस में आएंगे तो फुल फ्लेजेड में मैं आपको इसका ट्रीटमेंट समझाऊंगा। तो अभी के लिए इनको इग्नोर करना। नीचे कहता है शांति टुक ओवर 40% of the stock, 10% less than its book value, and the remaining stock was sold for 40,000. Furniture realized 80,000. ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें नीचे गिवन है यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं, हम पहले अपने सारे एसेट्स को रियलाइजेशन में डालते हैं और सारी लाइबिलिटीज को रियलाइजेशन में डालते हैं। और चलो यहीं पर इसी के बाद ही एक और नोट लिखवाऊंगा इसी क्वेश्चन से समझाता हुआ। अब यहां पर हम लोग पहले सारे एसेट्स को डालेंगे, इंडिविजुअली डालना है सारे एसेट्स को। तो इधर 2 करके लिखोगे। कौन कौन से एसेट्स जाएंगे? डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी। करंट अकाउंट नहीं जाएगा। तो यहां पे 2 डेटर्स, स्टॉक, 2 फर्नीचर और 2 मशीनरी। ये सारे के सारे एसेट्स हमारे पास यहां पर आ जाएंगे। इन एसेट्स की हम लोग अमाउंट भी लिख लेंगे। अमाउंट देख लेते हैं कितनी है। अमाउंट है यहाँ पर 60, 85, 1, 31, 60,000, 85,000, 1,30,000। मैं फिर भी एक बार क्रॉस चेक करूंगा, क्योंकि अगर यहाँ अमाउंट्स पोस्टिंग में गलती हो गई तो मेरा क्वेश्चन सही होने से कोई नहीं बचा सकता। मेरा क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा अगर ये अमाउंट से गलत हुई। अब हम लोग अपनी लायबिलिटीज को ट्रांसफर कर लेते हैं। क्या क्या? क्रेडिटर्स ट्रांसफर होंगे हमारे पास। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड नहीं जाता लायबिलिटीज में, क्योंकि इसके अगेंस्ट कोई भी एसेट नहीं है। यदि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड होता और एसेट्स में इन्वेस्टमेंट गिवन होती तो हम दोनों चीजों को यहाँ पर रियलाइजेशन में डालते, बट ये वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड अब इधर नहीं जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। सत्यास करंट अकाउंट ये भी नहीं जाएगा, कैपिटल अकाउंट्स भी नहीं जाएंगे, तो सिर्फ क्रेडिटर्स हैं यहाँ पर। सो विल राइट डाउन बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 45,000। अब हम लोगों ने सारे एसेट्स और सारी लायबिलिटीज को यहां पर पोस्ट कर दिया जो जो जाने चाहिए थे रियलाइजेशन अकाउंट में। अब नीचे देखते हैं। शांति टुक ओवर 40% ऑफ द स्टॉक एट 10% लेस देन इट्स बुक वैल्यू। तो शांति को फ्री में मिल जाएगा क्या स्टॉक? ऐसे ही थोड़ी ना मिल जाएगा। शांति के कैपिटल अकाउंट से निकाल लेंगे हम ये पैसा। हम कहेंगे शांति माता, आपको हमने यहाँ पर 2 लाख रुपीस देने थे, अब आप यहाँ पर हमारा स्टॉक लेकर के जा रही हो और स्टॉक जो लेकर के जा रही हो आपकी कैपिटल से ले लिया जाएगा। तो यहां पर शांति स्टॉक कितना लेके गई? 40% स्टॉक एट 10% लेस देन इट्स बुक वैल्यू। तो यानी कि 40% ऑफ 85,000। सबसे पहले तो हम लोगों को यहां पर ये निकालना है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये हमारे पास आ जाएगा 34,000। सो 34,000 का स्टॉक जो है शांति लेकर के जा रही है, बट कितने पैसे में ले जा रही है? कह रही मैं इतने अमाउंट में नहीं लेकर जा रही 34,000 में, मैं सस्ते में लेकर के जा रही हूं।
10% लेस देन द बुक वैल्यू, यानी कि इसमें से भी आप लोगों को 10% लेस करना है। सो दिस विल बी 30,600। इसमें से आप लोगों को 3400 रुपए 3400 माइनस करने पड़ेंगे, और शांति ये स्टॉक लेकर के जा रही है 30,600 में। तो हमें यहाँ पर ये स्टॉक को रियलाइज करवाना पड़ेगा। जब स्टॉक हमारे पास एसेट साइड पे शो हो रहा है, रियलाइज होता है हमारे पास क्रेडिट साइड पे। तो यहां पर हम लोग क्रेडिट साइड पे रियलाइज करेंगे बाय शांतिज कैपिटल अकाउंट, बाय शांतिज कैपिटल अकाउंट, और कितना 30,400 लिखना पड़ेगा। और यहां मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा स्टॉक टेकन ओवर, स्टॉक टेकन ओवर। अब बाकी स्टॉक का क्या किया जा रहा है, बाकी स्टॉक को बेच दिया गया मार्केट में 40,000 रुपए का। तो हमें मतलब नहीं है ना कितना स्टॉक कितने में बिका, हमें यहाँ पर जैसे रिवैल्यूएशन में करते थे इंक्रीज डिक्रीज निकालते थे, यहाँ पर आप लोगों को इंक्रीज डिक्रीज निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको सिंपली लिखना है था कितने का और उससे रियलाइज कितने हुए, बीच का प्रॉफिट या लॉस आपको निकालने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे बाय बैंक, मैं यहां पर लिख देता हूं बाय बैंक, और बाय बैंक में देखते हैं हमारा स्टॉक बिका यहां पर 40,000 का। इनर कॉलम में लिखूंगा, और भी जो एसेट्स बिकेंगे उनके बारे में भी देखेंगे हम। फर्नीचर रियलाइज्ड 80,000, मुझे मतलब नहीं है मेरा फर्नीचर था कितने का, मैं यहां पर सिंपली लिख दूंगा फर्नीचर 80,000 रुपए, 80,000 रुपीज। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो हमारा ये वाला पार्ट हो गया, फर्नीचर भी हमने कर लिया। एंड अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट वाज सोल्ड फॉर ₹20,000। तो एक अनरिकॉर्डेड एसेट था, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट थी बेसिकली एसेट में। तो यहां पर हम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट, लिखना चाहो तो अनरिकॉर्डेड भी लिख सकते हो, मैं यहाँ पे लो ब्रैकेट में लिख देता हूं। 20,000 रुपए की हमारी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बिकी अनरिकॉर्डेड। और आगे बढ़ते हैं, मशीनरी वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ ₹60,000। अब मेरे को मशीनरी की वैल्यू देखनी पड़ेगी, भाई मशीनरी थी कितने की, 60,000 के नुकसान पे बिकी। तो मेरे को माइनस करके जितने पे बिकी वो बिकी हुई अमाउंट का पैसा चाहिए। तो यहाँ पर मशीनरी थी हमारे पास 1,30,000 की, 60,000 का नुकसान हो गया हमारे पास। तो हमारी मशीनरी कितने की बिकेगी, मशीनरी हमारी बिकेगी यहाँ पर 70,000 रुपीज की, 70,000 रुपए की। तो इधर हम लोग लिखेंगे मशीनरी 70,000 रुपीज। तो 70,000 का हमने मशीनरी भी डाल दिया, यहां पर सेकंड एडजस्टमेंट भी हो गई। डेटर्स रियलाइज्ड 55,000, तो डेटर्स से हमें जो पैसा मिला वो कितना मिला, हम लोगों को मिला यहां पर 55,000 रुपए, 55,000 रुपीज। अब और देखते हैं यहां पर, देयर वॉज एन आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ रिपेयर्स फॉर विच 19,000 वॉज पेड। अब ये जो बिल था आउटस्टैंडिंग बिल, इसके बारे में कुछ भी मेंशन नहीं था लायबिलिटी साइड में, अगर आप यहां पर देखोगे तो, बट ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, तो इसको भी पे ऑफ करना पड़ेगा। तो हम यहां पर लिखेंगे टू बैंक, और इधर हमारे पास आउटस्टैंडिंग बिल, आउटस्टैंडिंग बिल लिखेंगे आप, और आउटस्टैंडिंग बिल में 19,000 का जो बिल था वो लिख दोगे। सर अब सारा कुछ समझ में आ गया, हमारे ऑलमोस्ट सारे के सारे एसेट्स यहां पर रियलाइज हो गए, जैसे कि डेटर्स रियलाइज हो गए, स्टॉक हमारा रियलाइज हो गया, स्टॉक इधर भी ले गई थी पार्टनर, फर्नीचर भी सर रियलाइज हो गया, और मशीनरी भी सर रियलाइज हो गई। एसेट्स तो सारे के सारे रियलाइज करवा लिए गए। जस्ट इन केस अगर कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग होती, अगर पता ना होता या लिखा ना जाता किसी एसेट के बारे में, तो क्या करते, जैसे कि यहां पर अब लायबिलिटी में क्रेडिटर्स थे, तो क्रेडिटर्स के बारे में क्वेश्चन ने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी कि कितने में पे ऑफ किया, क्रेडिटर्स को कितने में सेटल करा। तो यहां पर क्या करें, ये सवाल पैदा होता है अगर क्वेश्चन में मिसिंग है कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी एसेट या लायबिलिटी के बारे में। तो बेटा इसके लिए एक डाल लो यहां पर नोट, ये आपका है नोट नंबर 6, और ये सारे नोट्स को प्लीज एक साथ एक ही जगह लिखना, और जर्नल एंट्रीज के लिए भी मैंने आपको बोला था एक पेज जरूर छोड़ना। तो यहां पर हमारे पास 6th नोट क्या आ जाएगा, 6th पॉइंट क्या आ जाएगा यहां पर, इफ नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट, यहां पे 2 पॉइंट्स, रियलाइजेशन ऑफ एसेट, रियलाइजेशन ऑफ एसेट। भाई अगर कुछ भी नहीं बताया गया कि एसेट कितने में बिका तो क्या करें, वी विल assume that asset was not being able to sold, asset was not being able to sold, asset was not been लिख सकते हैं इसको being की जगह,
asset was not been able to realize any amount, यानी कि अगर कुछ भी मेंशन नहीं है हमारा एसेट कितने में बिका मार्केट में, तो यहां पर मान के चलेंगे एसेट हमारा वेस्ट हो गया, एसेट हमारा बर्बाद हो गया, उससे हमें कुछ भी नहीं मिला, जीरो वैल्यू मिली, वो मार्केट में बिका ही नहीं अगर मेंशन नहीं है तो। और अगर यहां पर इफ नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट रियलाइजेशन ऑफ लायबिलिटीज, लायबिलिटीज कितने में बिकी, तो उसके लिए क्या करेंगे, रियलाइजेशन ऑफ लायबिलिटीज, वी विल assume that liabilities have been paid at par. We will assume that liabilities have been paid at पार पे सेटल हुई है लाइबिलिटीज। भाई क्रेडिटर्स अगर 20,000 के दे और कुछ मेंशन नहीं किया गया तो क्रेडिटर्स को पूरे के पूरे 20,000 दे दो। बट अगर स्टॉक हमारे पास 10,000 का था और स्टॉक के बारे में कुछ नहीं बताया गया तो यहाँ पर स्टॉक इसका मतलब रियलाइज ही नहीं हुआ, मार्केट में बिका ही नहीं, उससे 0 रुपीज आई। तो यहाँ पर जो हम अपना क्वेश्चन कर रहे थे, हम लोगों को यहाँ पर क्रेडिटर्स को रियलाइज करना पड़ेगा और क्रेडिटर्स थे हमारे पास 45,000 रुपीज के। सो विल राइट डाउन 45,000 यहाँ पर, तो हमारे क्रेडिटर्स इधर रियलाइज हो जाएंगे 45,000 रुपीज में। अब एक काम करो, ओहो, अब यहां पर हम लोगों को टोटल करना है, तो टोटल कर लेते हैं 45 प्लस 19, ये हो जाएगा 64,000। देन हमारे पास इधर एसेट्स का टोटल कर लेते हैं, 40, 80, 1 20, 1 20 और 20, 1 40, 1 40 और 70, हमारे पास 2 10, 2 10 और 55, 2 65, 2,65,000। ये कैलकुलेशन चिंता मत करो, आपको भी करनी आ जाएगी, ओरली करनी आ जाएगी। हिंदी में एक तो बड़ी अच्छे से होती है कैलकुलेशन, पता नहीं क्यों हिंदी में ना याद करना भी बड़ा आसान होता है नंबर्स को। आई नो आप सबको मुश्किल लगता होगा, 30 के बाद 30 के बाद किसी को हिंदी में नहीं आता होगा, मेरे को भी नहीं आता था, पर मेरे को ओवर द ईयर्स अकाउंट्स के अंदर में इतना घुसा हुआ था तो कई लोग ऐसे मिलते थे जो कि ना हिंदी में बात करते थे कि 56,000 दे, 56,500 में 3,000 जोड़, 5,000 जोड़, तो वहां से मेरे को थोड़ा बहुत अब आदत हो गई है। आप लोगों को भी स्लोली एंड स्टेडीली हो जाएगी अगर आप अकाउंट्स को अपने साथ रखते हो आगे तक। अगर आप कोई और स्ट्रीम चूज कर लोगे आगे जाकर के, सो मे बी तब दिक्कत आए थोड़ी सी। चलो जी, अब हमारी ये चीजें तो हो गई। अब क्या और कुछ है क्या क्वेश्चन में, क्या और कुछ हम लोगों को सेटल करना है? आई डोंट थिंक सो और कुछ है यहाँ पर। तो अब हम लोग यहाँ पर इसका बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। अभी चिंता मत करो, अभी समझाऊंगा ये डेबिट साइड पे एसेट्स जो डाले हैं और क्रेडिट साइड पे जो रियलाइज करें हैं, अब समझाऊंगा एक एक पॉइंट करके। पहले हम लोग यहाँ पर रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे टोटल 265 प्लस 30,400, नहीं ये 30,400 नहीं होगा भाई, 34,000 में से अगर हम 10% माइनस करें तो एंड में तो हमारे पास 600 बचना चाहिए। सो दिस विल बी 34,000 माइनस 3400, 3 का 31, 31 माइनस 400, ये 30,600 होगा भाई। ये छोटा सा यहाँ पे कैलकुलेशन एरर है, इसको ठीक कर लो, ये मेरे से गलती हो गई। आप लोग भी इस गलती को मत करना, ध्यान रखना, अपनी कैलकुलेशंस को 2 बार चेक कर लेना, रिविजन का टाइम जरूर रखना अपने पास। तो ये हमारे पास 265 प्लस 3600 प्लस 45,000, ये हमारा बराबर आ रहा है 3,40,600। अभी के लिए मैं इसको रफ में लिख रहा हूं यहाँ पर 34600। अब हम लोग डेबिट साइड का टोटल देखते हैं। ये हमारे पास डेबिट साइड है, दिस इज आवर क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड का टोटल 85 और 230 और 60,000, 290, 290 में 85 जोड़े तो 375, 375 में हम लोग 64, 439, तो टोटल आ रहा है 439। हम लोगों को 4,39,000 लिखना पड़ेगा यहाँ पर। इधर भी हम लोग 439 लिखेंगे, 4,39,000, और इसमें से हमें माइनस करना है 340,600, तो 98,400 आ रहा है भाई हमारा क्या, क्रेडिट साइड पे बैलेंस। और क्रेडिट साइड पे क्या आता है हमारे पास, क्रेडिट साइड पे हमारे पास आता है रियलाइजेशन लॉस। हमारी डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो क्रेडिट साइड पे हमें यहाँ पे रियलाइजेशन लॉस लिखना पड़ेगा। तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में आप लोग लिख दो यहाँ पर, या लॉस लिख लो यहाँ पर, रियलाइजेशन में रियलाइजेशन नहीं लिख सकते बार बार, तो बाय रियलाइजेशन लॉस अकाउंट। और इधर हम लोग डालेंगे क्या, शांतिज कैपिटल अकाउंट, शांतिज कैपिटल अकाउंट और सत्याज कैपिटल अकाउंट। कितना कितना आ जाएगा, इनकी रेशो थी मेरे ख्याल से 4:1, तो इधर इनकी ऊपर रेशो दे रखी है 4:1, तो 98,400 को हम लोगों ने बांटना है 4:1 में। बांट लेते हैं, कितना आता है देखते हैं।
तो 98,400 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हो जाएगा 78,720। फिर हमारे पास 98,400 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हो जाएगा 19,680। सो दैट्स ऑल। यहाँ पर ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट बन गया। अब कुछ एक्सप्लेनेशन बताता हूँ आप लोगों को कि सर हम लोग रीवैल्यूएशन में इंक्रीज डिक्रीज क्यों रिकॉर्ड करते हैं और यहाँ पर हम लोग रियलाइजेशन में पूरी अमाउंट्स क्यों रिकॉर्ड करते हैं। देखो यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। अब मैं यहाँ पर बनाता हूँ रियलाइजेशन अकाउंट, और सर वो भी बताना कि जब कोई एसेट को लायबिलिटी के साथ सेट ऑफ किया जाता है उसकी भी हम नो एंट्री क्यों करते हैं, ऐसा भी क्यों होता है। तो तीनों चीजें अभी के लिए बताऊंगा, फिर हम इस वीडियो को एंड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रियलाइजेशन की 3 से 4 क्वेश्चंस करेंगे। उसके अगली वीडियो में हम लोग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के बारे में डिटेल में करेंगे, उसमें भी 2-3 अच्छे क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। तो पहले यहां पर समझते हैं। हम लोगों ने मान के चलते हैं हमारे पास एक ही एसेट था यहां पर जिसका नाम था स्टॉक था हमारे पास। यही क्वेश्चन उठाते हैं, इसी क्वेश्चन का बैलेंस उठाते हैं। स्टॉक था हमारे पास 85,000 रुपीज का, तो हमने अपना स्टॉक को यहां पर ट्रांसफर किया 85,000। सपोज ये स्टॉक मार्केट में बिक जाता है यहां पर 70,000 रुपए में, तो हम लोग यहां पर लिख रहे थे बाय बैंक, और इधर हम लोग लिख रहे थे स्टॉक में 70,000। यहां पर हमारे पास एक ही एसेट है तो हमने 70,000 यहीं बाहर भी लिख दिया टोटल। अब एक चीज समझना यहां पर, अब आप जब बैलेंसिंग करोगे आपकी 85,000 की चीज मार्केट में बिकी है 70,000 में, तो इस केस में जब आप लोग बैलेंसिंग करोगे यहां पर तो आपके पास लॉस आ रहा है। आप कहोगे सर 85,000 की चीज 70 में बिक रही है, यानी कि 15,000 का लॉस है। तो देखो ऑटोमेटिकली जो यहां पर बैलेंसिंग फिगर बनेगा दैट विल बी रियलाइजेशन लॉस अकाउंट। 15,000 रुपए का यहां पर हमारा बैलेंसिंग फिगर आता है। अब आप समझना, रीवैल्यूएशन में क्या करते थे, इंक्रीज और डिक्रीज लिखते थे। अगर कोई वैल्यू बढ़ी या कोई वैल्यू घटी तो आपको वो लिखना होता था। अब यहां पर आपके पास अगर यही रीवैल्यूएशन अकाउंट होता तो आप यहां पर सिंपली लिखते टू स्टॉक 15,000 रुपए, भाई डेबिट साइड पर नुकसान आ गया। रियलाइजेशन में आप वो वैल्यू भी लिख रहे हो जितने का था, आप वो वैल्यू भी लिख रहे हो जितने का बिका, तो अपने आप डिफरेंस आ गया ना यहाँ पे 15,000। भाई यहां पर अगर आप लोग स्टॉक को इधर ट्रांसफर कर दो, क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर कर दो, तो जो चीज हमारे पास क्रेडिट साइड से डेबिट साइड पे आएगी उसका साइन चेंज हो जाएगा। स्टॉक यहां पर प्लस हो रहा है, डेबिट साइड पर आएगा अगर, तो इधर हमें इसे लेस करना पड़ेगा और अल्टीमेटली हमारे पास 15,000 आ जाएगा। तो यहां पर प्लीज समझना, इधर भी इंक्रीज डिक्रीज रिकॉर्ड हो रहा है बट दिखाने का तरीका अलग है। अब आपको बोला जाए कि आपके कितने मार्क्स ज्यादा है इस बार, आप कहोगे भाई मेरे पास इस बार 15 नंबर ज्यादा है, तो आप 15 दिखाओगे। बट अगर आपको कोई कह दे कि आपके पहले नंबर थे 60 और अब की बार आपके आए 75, तो भी तो यही बताया जा रहा है कि आपके 15 नंबर ज्यादा है। तो दिखाने के 2 तरीके हैं। यदि आप किसी को बोलो कि सर, या घर पे बोलो मम्मा मेरे इस बार 15 नंबर ज्यादा है, या फिर दूसरा तरीका आप क्या बोल सकते हो कि मम्मा पिछली बार मेरे 60 आए थे, इस बार मेरे 75 आए हैं, तो अपने आप मम्मी को समझ आ जाएगा इस बार इसके 15 नंबर ज्यादा आए हैं। तो बस यही डिफरेंस है रीवैल्यूएशन में और रियलाइजेशन में। आपने यहां पर स्टॉक 85,000 को दिखाया, इधर ये 70,000 का बिका, अपने आप 15,000 रुपए का नुकसान निकल के आ गया बैलेंसिंग फिगर के रूप में। समझो इस चीज को। आपने यहां पर लिखा टू गुडविल, सपोज मैं पहले इरेज कर देता हूं, थोड़ी सी जगह क्लीन करते हैं हम लोग, थोड़ी सी हम लोग जगह क्लीन कर लेते हैं। चलिए जी, अब हमने यहां पर लिखा टू गुडविल, तो ये गुडविल हमारा एसेट था, हमने राइट ऑफ नहीं करा, हमने यहां पर लिख दिया टू गुडविल 50,000 रुपए। अब मान के चलो रियलाइजेशन अकाउंट में और कोई एंट्री है ही नहीं, सिर्फ एक गुडविल की एंट्री है, तो यहां पर आगे क्या होगा सर, आगे यहां पर बैलेंसिंग फिगर आएगा। क्या आएगा बैलेंसिंग फिगर, बाय रियलाइजेशन लॉस। और रियलाइजेशन लॉस अकाउंट में हम लोग डाल देंगे सर 50,000 रुपए, और ये 50,000 रुपए यहां पर बढ़ जाएंगे XYZ जो भी पार्टनर होंगे उनकी कैपिटल में। अब देखो होना क्या था, जो गुडविल अभी तक हम करते आ रहे थे पीछे, राइट ऑफ होती थी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो यहां पर भी तो बेटा यही हो रहा है, बस तरीका अलग है। यहां पर हमने इसको पार्टनर्स कैपिटल में डायरेक्टली नहीं डाला, हमने गुडविल को डाला रियलाइजेशन में, और रियलाइजेशन से जो भी प्रॉफिट या लॉस निकल के आया अल्टीमेटली कहां जा रहा है, अल्टीमेटली तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जा रहे हैं इधर। तो गुडविल का भी वही ओल्ड ट्रीटमेंट है, बस तरीका अलग है, दर्शाया अलग से जा रहा है आप लोगों को। अब बात करते हैं हमारे पास वो केस जहां पर एक एसेट को हम एक लायबिलिटी के साथ सेट ऑफ करते हैं और वहां पर आपको बताया गया था कि नो एंट्री करना। तो देख लेते हैं, सपोज यहां पर हमारे पास था स्टॉक, तो स्टॉक अकाउंट में मैं 50,000 लिखता हूं, और हमारे पास यहां पे बाय क्रेडिटर्स थे 40,000 रुपए के।
40,000 की लायबिलिटी थी। अब क्रेडिटर्स बोलते हैं पैसे मत दो हमें, हम भी कहते हैं चलो स्टॉक को मार्केट में क्या बेचें, क्रेडिटर्स को ऑफर कर देते हैं। क्रेडिटर्स मान जाते हैं, कहते हैं हम 50,000 का स्टॉक ले लेंगे अपने 40,000 के बैलेंस के बदले। तो हमें तो यहाँ पर नुकसान हो रहा है बेटा, तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पर नो एंट्री करो, कोई एंट्री मत करो इसकी। देखो अगर आप इसकी नो एंट्री करते हो तो भी आपकी एंट्री ऑटोमेटिकली होगी। सर कैसे हो गई जरा समझाओ। भाई 50,000 का स्टॉक था, क्रेडिटर्स लेकर के जा रहे हैं 40,000 में, तो आप लोगों को यहां पर नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा है? सर बिल्कुल हो रहा है। 40,000 वाले बंदे को 50,000 का सामान दे रहे हैं, तो पूरे हम लोगों को 10,000 का नुकसान हो रहा है यहां पर। तो जो 10,000 का नुकसान है, मान के चलो इन दो एंट्रीज के अलावा पूरे रियलाइजेशन अकाउंट में और कोई एंट्री नहीं थी, तो यहां पर आपका जो 10,000 का लॉस है ना, वो यहां पर रियलाइजेशन लॉस बन के आ गया। वो यहाँ पर रियलाइजेशन लॉस बन के ऑटोमेटिकली यहाँ पर 10,000 का ये बैलेंसिंग फिगर निकल के आ गया, इसलिए नो एंट्री करी जाती है। अगर कोई एसेट कोई लायबिलिटी के साथ सेट ऑफ हो रहा है तो वो अपने आप यहाँ पर इस तरीके से सेट हो रखा है हमारा अकाउंट कि बैलेंसिंग फिगर का पार्ट बन जाएगा। रियलाइजेशन लॉस या रियलाइजेशन प्रॉफिट का पार्ट वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा इधर। तो ये था आपका एवरीथिंग अबाउट रियलाइजेशन अकाउंट। गोइंग फर्दर हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और डिटेल में और अच्छे से समझ में आएगा। आई वुड रिक्वेस्ट यू कि इस वीडियो को अगली वीडियो को देखने से पहले एक बार दोबारा देखना। अगर आपने आज ये वीडियो देखी है और अगली वीडियो आप कल देखने वाले हो, तो कल आप ये वीडियो पहले दोबारा से देखना, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड इट अगेन। रीवैल्यूएशन आप 3 बार पढ़ के आए हो, डिसोल्यूशन आप सिर्फ एक बार पढ़ोगे। एंड ट्रस्ट मी, सिर्फ रियलाइजेशन का गेम है इसके अंदर। जिस बच्चे ने रियलाइजेशन पे फतेह हासिल कर ली, उसको ये चैप्टर में कोई नहीं हरा सकता। इतना आसान हो जाएगा उसके लिए चैप्टर। क्वेश्चंस भी कम है, जितने ज्यादातर क्वेश्चन है वो सारे के सारे हमारे पास रियलाइजेशन के हैं। आई होप आपको यहां तक समझ में आया। नहीं समझ आया तो भाई मेरे को प्लीज कॉल करो और इस चैप्टर के फंडामेंटल्स मेरे से क्लियर करवा लो। वैसे मैंने अपनी पूरी जान डाल दी है इस वीडियो में। स्टिल अगर दिक्कत आ रही है, यू कैन कॉल मी, आई एम देयर फॉर यू, डोंट वरी। चिंता मत करना बस बेटा कि हमने ऑनलाइन कोर्स लिया हुआ है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स लिए हुए हैं, सर नहीं है। सर तुम्हारे साथ हैं, बस तुम होने चाहिए हो सर के साथ। तुमने फोन उठाना और एक नंबर घुमाना है मेरे को और मेरे को कॉल करना है। मे बी मैं उस टाइम ना उठा पाऊं, बट मैं डेफिनेटली तुम लोगों को वापस रिप्लाई जरूर करूंगा जैसे भी मौका लगेगा। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।